आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, जैसा कि प्रतिदिन हम लोग लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू ऑल्सो। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं भी भारत का नागरिक हूं, और आपको आपके लिए इसलिए क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे सामान्य भाषा में आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का तो कहता आप ये क्या बता रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नहीं समझ में आता। आईएएस का तो सबको समझ में आ जाता, रिक्शे वालों को भी आता आईएएस समझ में, पर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की कोई तैयारी कहाँ होती है? ये तो संघ लोक सेवक की तैयारी होती है या राज्य लोक सेवक की तैयारी होती है। इन दोनों एग्जाम्स के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वन नेशन वन इलेक्शन। इस पे थोड़ी सी बात देखें कि जैसे पहला प्रश्न आता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल है, जरूरी भी है, उपयुक्त है, ये बात जानने की है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराना है तो कब से कराया जाए। तो आज एक विधि आयोग की रिकमेंडेशन आई है कि वो रिकमेंड करने जा रहा है कि 2029 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन कराने की प्रक्रिया में जाएंगे। तो प्रश्न आता है कि इस प्रक्रिया में जाएंगे कैसे। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये है कि हम इस प्रक्रिया में जाएंगे कैसे। तीसरा प्रश्न ये है कि जाएंगे तो क्या बेनिफिट है, क्या वो फिजिबल है, क्या वो उचित है लोकतंत्र के लिए, क्या वो भारत जैसे देश के लिए संभव है, और अगर जाएंगे तो उसका खाका क्या होगा। इस बात पर एक विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें उसने ये कहने का प्रयास किया है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर के हम 2029 में जाएंगे और करेंगे क्या 2029 में। उन्होंने कहा कि जो विधानसभाएं, देखिए क्या प्लान रहा है, क्योंकि एक समस्या ये आएगी कि मान लीजिए 2029 या 2024 का भी चुनाव, 2024 के चुनाव में 3-4-5 राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं या आगे पीछे होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव केंद्र की सरकार की चुनाव के साथ हो रहे हैं, 4 महीने पहले या 4 महीने बाद, उनको हम उसी के साथ करवा दें। मान लीजिए महाराष्ट्र में चुनाव भी अक्टूबर नवंबर में है, या इस साल के अंत तक जहां जहां राज्यों में चुनाव है 3-4-5 महीने, उन राज्यों के चुनाव को हम 3-4-5 महीने बिफोर कर लें, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं। टेन्योर पूरा होने के आखिरी में 3-4 महीने अगर हम पीछे की तरफ ले आए तो होगा क्या कि कम से कम उतने राज्य और केंद्र का चुनाव एक साथ हो जाएगा। फिर मान लीजिए 2029 में बताते हैं कि 10 से 12 राज्यों पे, उन्होंने उनका नाम भी दिया है 10 से 12 राज्यों में, उसमें 2028-29 के बीच में त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटका, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इनमें चुनाव है 28 प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी वही लोकसभा इलेक्शन के आसपास। तो इन समयों में क्या उनको उसके साथ टेन्योर बढ़ा दिया जाए। 3 से 6 महीने का उन्होंने रखा कि 3 से 6 महीने में हम, कम है मान लीजिए मई में चुनाव हो रहे हैं और किसी राज्य में अक्टूबर नवंबर में है तो उसका टेन्योर कम कर दिया। लेकिन अगर 2029 में चुनाव है और 2028 में मिड में राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने वाले 3 से 6 महीने पहले, तो उनका टेन्योर बढ़ा दिया जाए। ये नहीं केवल कम ही किया जाए, तो उन्हें तो ये कहेंगे कि यार लो हमारे विधानसभा चुनाव तो कम कर दिया और सब जगह कम ही करते जा रहे हैं, लोकतंत्र में खतरा। जैसे ही इस समय भारत की सरकार कोई भी काम करती है, सबसे पहले ये आता है कि लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र 75 साल में सिर्फ एक बार खतरे में था, जब इमरजेंसी लगी थी, वो रियल खतरा था, आपातकाल। कब लगी थी? 1975 में, 77 में तो हट गई थी, है ना। तो 1975 में जून में जब इंदिरा गांधी, जहां तक मुझे याद है जून का मंथ था, मई जून में, गर्मी बहुत थी, इंदिरा गांधी का दिमाग गर्म हो गया, बोले चुनाव, गर्मी में आदमी दिमाग गर्म हो जाता है ना। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, हालांकि एसी में रहते होंगे, फिर भी गर्म हो गया मूड उनका, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। तो वो उस समय संविधान खतरे में था। संविधान खतरे में तब था जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया गया, अपने देश में उनको पलायन होना पड़ा। संविधान तब खतरे में था। संविधान तब खतरे में था जब मणिपुर में हिंसा हुई थी और कांग्रेस शासित गृह मंत्री 3.5 घंटे में घूम के लौट आए थे। संविधान को तब भी खतरे में मान सकते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है और नियंत्रित नहीं हो रही। ये ऐसे बिंदु हैं जिसे हम कह सकते हैं संविधान खतरे में, थोड़े थोड़े, बहुत ऐसा नहीं इससे देश का कोई खतरा, बट मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं तो संविधान पे एक चुनौती है।
बट इन रियल अगर देखा जाए कि संविधान रियल में कब खतरे में है, हालांकि एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि सब 1975 में जो इमरजेंसी लगी वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी। 352 है तो कांग्रेस के एक नेता कहता है कि हमने संविधान विरोधी काम कहां किया था, 352 तो है संविधान के अंदर, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 372, हमने 352 है, 352 तो 352 तो है संविधान का हिस्सा, हमने 352 लगाया था, कहां के असंवैधानिक काम कर दिया, हमने संविधान खतरे में कहां डाला। अरे प्रोगलऊ 352 इसलिए है कि देश में जब कोई ऐसी बड़ी समस्या आ जाए तब 352 लगाओगे ना। जैसे मैं कहूं कि भाई क्लास से बीच से भी आप छोड़ के जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप आए दिन क्लास छोड़ के बाहर दो। सर आप ही ने तो कहा था कि हमारे कोचिंग के नियमों में, अकेडमी के नियमों में है कि अगर आपकी तबीयत अस्वस्थ है या आपका जाने का मन है तो आप अकेडमी छोड़ के चले जाएं, तो आपको रूल्स के तहत है। 352 संविधान का हिस्सा है, इसमें कोई डाउट नहीं, बात सही है टेक्निकली, लेकिन उसे लागू कैसे किया जाए, बात यह आएगी ना, हाउ टू, तब उसको अप्लाई करने की कंडीशंस है ना। अगर हम उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, केवल इस कुतर्क में है कि नहीं 352 था हमने लागू कर दिया, हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या गैर संवैधानिक काम हमने नहीं किया है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 352 की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ देश में ऐसा कोई युद्ध की स्थिति हो, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, वह आक्रमण की स्थिति हो, तो आप 352 लगाएंगे ना। आपको चुनाव में हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था आपकी चुनावी प्रक्रिया को, चुनाव लड़ने से इंदिरा गांधी के ऊपर, उस बात को लेकर खुन्नस में आपने देश को, न्यायपालिका को सबक सिखाने के लिए। हालांकि आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू ने 4 चीजों पर इस देश को डिपेंडेंट रखा था। पहला था कि वो डेमोक्रेसी को मानते थे, उन्होंने रियल में डेमोक्रेसी को लागू करने की कोशिश की, उनका लोकतंत्र में बोलने की आजादी होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सेकुलरिज्म होना चाहिए, पंथ निरपेक्षता बहुत जरूरी है, पांथिक आधार पर सबको सब कुछ करने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि जवाहरलाल नेहरू यहां दोगली नीति करते हैं, सेकुलरिज्म में इस देश की माइनॉरिटी को सब कुछ मानने के लिए दे देते हैं जो उनका धर्म कहता है, लेकिन सेकुलरिज्म में इस देश की मेजोरिटी को उसी समय हिंदू मैरिज एक्ट लेकर के आते हैं, और 1956 में अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट ले आए और उन्होंने हिंदुओं को उनकी सिविल संहिता बना दी। तो जो सेकुलरिज्म था, हालांकि जवाहरलाल नेहरू मानते हैं, लेकिन यहां पर हमें आपको ये बताना जरूरी है कि वो भी पूरी तरह से पंथ निरपेक्षता को मान नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने लोकतंत्र को, उनकी नीति में माना जाता है कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को, इससे मैं सहमत हूं। जवाहरलाल नेहरू अपनी आलोचना को भी बहुत आसानी से पचा जाते थे, क्योंकि आप सत्ता की जब सर्वोच्च बिंदु पर होते हैं तो अपनी आलोचना भी सुनना पसंद नहीं करते। दूसरा जब आता है पंथ निरपेक्षता, मैंने बता दिया। तीसरी बात आती है समाजवाद, जो आप ये लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो मिलेगा नहीं जल्दी आपको। जो 4 पिलर्स जवाहरलाल नेहरू ने डेवलप किया, उसमें पहला है लोकतंत्र, दूसरा है पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म, तीसरा है डेमोक्रेसी, और चौथा है गुट निरपेक्षता, विदेश नीति के रूप में नॉन अलाइन्ड। ये 4 चीजों के आधार पर 3 देश के इंटरनल मैटर के लिए थी, और जो चौथी नीति उनकी थी वो गुट निरपेक्षता की थी, जो देश के बाहर विदेश नीति के लिए थी। अगर इन चारों बातों को देखें, अब देखिए नॉन अलाइन्ड, आप कार में कहते हैं ना अलाइनमेंट करा लीजिए कार अच्छी चलेगी, भारत ने नई नीति बनाई, बोले अलाइनमेंट में हम चलेंगे नहीं, जो दुनिया में बनी बनाई व्यवस्था है हम नहीं चलने वाले उसमें, हम कार ऐसी चलाएंगे जो नॉन अलाइन्ड हो। हमारी कार हम तिरछी चलाएंगे, है कि नहीं? लेकिन ये कार के लिए अलाइन होना जरूरी है। उस समय जो नॉन अलाइन मूवमेंट आया, उसमें यह था कि हम अमेरिका के अलाइनमेंट में या रशिया के अलाइनमेंट में नहीं चलेंगे, हम इन दोनों से अलग चलेंगे, इसीलिए से नॉन अलाइन कह दिया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो देखिए बात कहां चली थी 2029 के चुनाव में, और पहुंच गई जवाहरलाल नेहरू तक। लेकिन फिर भी ये आपके काम का, वो चीजें आपको समझ में जरूरी है, एग्जैक्टली तभी आपको समझ में आएगा कि 2029 के चुनाव, तो बैकग्राउंड आपको जानना ही पड़ेगा। तो जो 2029 में चुनाव है, आप देखेंगे जब पहला चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव हुआ, तीसरा चुनाव हुआ, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं।
चौथे चुनाव में इंदिरा गांधी को लग रहा था कि वो चुनाव हार सकती हैं, बिफोर उन्होंने इसी समय पूर्व चुनाव कराया और वो चुनाव जीती। ठीक है, तो चौथे चुनाव से राज्य की विधानसभाओं के चुनाव अलग और लोकसभा के चुनाव अलग, क्योंकि इंदिरा गांधी को लगता था कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की विधानसभाओं में आपको नुकसान हो सकता है, राज्य की विधानसभाओं में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने लोकसभा का चुनाव अलग करा दिया। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम इस बात को आपको समझना होगा कि चुनाव ऐसा नहीं कि भारत में 3 बार ऐसा चुनाव हो चुके हैं जिसमें राज्य की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। बाद में इसको जैसे कहते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड माना था, इंदिरा गांधी ने भी देश के चुनाव को नॉन अलाइंड कर दिया था। इंदिरा गांधी इस बात की भी दोषी है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, उन्होंने उसे अलग अलग करा दिया अपने राजनीतिक लाभ के लिए। ऐसा कोई कारण नहीं था कि विधानसभा के चुनाव अलग हो और लोकसभा के चुनाव अलग हो। तो ये भारत पहले भी हो चुका है, हालांकि वो कोई लीगल नियम नहीं था, संवैधानिक नियम नहीं था, लेकिन क्योंकि संविधान लागू हुआ था इसलिए वो चीज अपने आप चल रही थी सुचारू रूप से। लेकिन अब एक ऐसा समय आया है इसमें कि अब संविधान को लीगल तरीके से किया जाए, क्योंकि सरकारें बहुत गिर रही हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी पंचायतों के चुनाव होते हैं, देश हमेशा चुनाव के मोड में रहता है, वहां अधिसूचना लग जाती है, उस पर्टिकुलर राज्य में नई डेवलपमेंटल नीतियां, नई घोषणाएं नहीं हो पाती हैं और सारी मशीनरी चुनाव में लग जाती है। 6 महीना 8 महीना देश का खराब हो जाता है, उस राज्य का जहां भी चुनाव होता है। तो देश, हम 5 साल में से 4 साल ही कुछ काम कर पाते हैं, लगभग 1 साल हमारा चुनावी मोड में चला जाता है। राज्य में है तो राज्य में, केंद्र में है तो आगे पीछे मिला के 6 से 8 महीने उसका भी जाता है। तो साल भर में 6 से 8-10 महीने चुनाव के मोड में खराब हो जाते हैं। इससे देश कहीं न कहीं पर आर्थिक रूप से उस गति से नहीं चल पाता देश जिस गति से उसे चलना चाहिए। इसीलिए इन्होंने 2029 तक केंद्र, राज्य और क्या बोलते हैं लोकल बॉडीज के चुनाव एक साथ कराया। अब प्रश्न आता है आपको कि अगर एक साथ चुनाव करा रहे हैं, ठीक, और बीच में सरकार गिर जाए, तो उन्होंने एक शब्द दिया, एकता सरकार बनाएंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ना लें, ये तो स्थिर चल रही है। मान लीजिए जैसे इस समय हरियाणा, हिमाचल की सरकार है, हिमाचल की सरकार मान लो गिर जाए और ये जो नियम है लागू अगर हो जाए तो होगा क्या? एकता की सरकार बनाई जाएगी। एकता मतलब सभी दलों के प्रतिनिधियों को मिला करके एक सरकार बन जाएगी शेष कार्यकाल के लिए, एकता सरकार से बोलेंगे। यानी उसमें पक्ष और विपक्ष सभी के दल शामिल होंगे और वो चुनाव के उसमें चले जाएंगे, मतलब चुनाव से बचाएंगे और सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर एकता सरकार में सहमति ना बने, एक तीसरा विकल्प हो सकता है कि भैया मान लो सब लोग मिलकर सरकार नहीं बना पा रहे, तो बोले शेष बचे हुए समय के लिए, शेष बचे हुए समय के लिए इलेक्शन दोबारा करा दिया। अभी क्या होता है कि कोई सरकार गिर जाती है तो 5 वर्ष के लिए इलेक्शन होता है, ये तो होता है। मान लीजिए हिमाचल की सरकार आज गिर जाए तो अब जो सरकार आएगी वो बचे हुए टेन्योर के लिए नहीं आएगी, वो कहां के लिए आएगी? पूरे 5 साल के लिए आएगी। तो क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने की संभावना हो ही नहीं पाती। और ये सरकार मान के चल रही है या ये आयोग मान के चल रहा है कि हर राज्य में तो सरकार गिरेगी नहीं। भाई सारे दल तो यही चाहते हैं ना कि 5 साल चले, तो जिस राज्य में गिर जाएगी उसी राज्य में बचे हुए समय के लिए चुनाव करा लिए जाए, जिससे कि संपूर्ण भारत में चुनाव एक समय पर, चुनाव एक समय पे होने पे देश का 5 साल में 6 महीने ही बर्बाद जाएगा, 4.5 साल पूरा देश अपने डेवलपमेंटल कार्यों में लग जाएगा। तो इसलिए उन सारी संभावनाओं पर इस आयोग ने विचार किया है कि सरकार अस्थिर होने पर, सरकार के गिर जाने पर भी देश में उन राज्यों पर ही फोकस रखा जाए जहां सरकार गिरी है। बाकी 29 से ऐसा कोशिश की जाए कि एक देश एक चुनाव की तरफ, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाया जाए। सपोज दैट 2029 में 12 राज्यों में चुनाव हो गया, लेकिन बाकी कई बहुत सारे राज्यों में 4-4 साल कार्यकाल बाकी है, तो उसका कार्यकाल फिर 5 साल बाद वाले में मर्ज कर दे। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसी विधानसभा के चुनाव हो जो ऐसे ट्रेंड में फंस रहे हो कि 3.5-4 साल बाकी उनका समय, तो उधर फिर बढ़ा देंगे। हो सकता है कि 6 महीने की जगह वो 1 साल भी कर दे। अभी इसमें ऐसा कहा नहीं, इन्होंने 3 से 6 महीने एडजस्ट करने की बात कही,
लेकिन मान लीजिए अगर साल खान भी एडजस्ट करने की बात आती है तो आप टेनर बढ़ा के क्यों, जम्मू कश्मीर में टेनर बढ़ा के बहुत बार हुआ है ना, ठीक है। और वहां की तो सरकार थी, अगर मुझे गलत याद थी तो वहां 6 साल का कार्यकाल होता था लोकल गवर्नमेंट का, अगर मुझे याद सही आ रहा है, ठीक है। तो जब देश को पटरी पे लाना है तो हम तो इस बात के पक्षधर भी है कि 1 साल तक भी कार्यकाल बढ़ाया जाए तो कोई हमें आपत्ति नहीं, और 6 महीने तक घटाया भी जाए तो मुझे कोई आपत्ति। इससे क्या होगा कि वन देश वन इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत आसानी से लागू हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि वन देश वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसको आपको ये मानना है कि ये ठीक प्रक्रिया है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो सरकार काम करेगी वो ठीक ही है जब तक कि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो जाए। और दूसरा, एज ए पर्सन भी आप देखो तो लगता नहीं पूरा देश जो है हमेशा चुनाव के मोड में रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये समय की मांग है जिससे कि हम विश्व शक्ति बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। इज इट क्लियर? तो यानी आपको इस पे क्वेश्चन लिखना है, लिखिए वन नेशन वन इलेक्शन, 500 वर्ड्स इसमें आप क्वेश्चन लिखेंगे, और जो मैंने आपको बताया है इस आधार पर आप अपना आंसर लिखने का प्रयास करें।